हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोगों का हिंदी है 2024 का बोर्ड पेपर। अगर आप लोग देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को बता दें, इस वीडियो में आप लोगों को 70 में 70 नंबर पक्का कराएंगे। महा मैराथन वीडियो में लेकर के आया हूँ और इसमें आप लोगों को 1 घंटे में पूरी हिंदी ख़त्म कर देंगे और 70 में 70 नंबर पूरा करा देंगे। ठीक, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे एंड समझाते चलेंगे। और अगर 22 फरवरी को आप लोग पेपर देने वाले हैं तो आप लोग अवश्य कि इस वीडियो को देखिएगा और धैर्य बना करके इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते। 1 घंटे में आप लोगों को 70 में 70 नंबर पक्का कराएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि हमें पहचान कर लिखना है। सेम इसी जिस प्रकार से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है उसी प्रकार से इस वीडियो में मैं भी बताऊंगा। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये गारंटी लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, आप लोगों को यही क्वेश्चन देखने को रूबरू होगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें पहचान करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा गया। ए वाला हमारा जो ऑप्शन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक, और फिर क्या है, रामविलास शर्मा उपन्यास रूप के उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध, ये भी गलत है। और फिर क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, तो ये भी गलत है। और फिर डी वाला जो हमारा ऑप्शन है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ये वाला हमारा राइट आंसर होता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होता है क्या होता है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय होते हैं। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यानी कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो ये जो है निबंध विधा की रचना है, यानी कि ए वाला हमारा राइट आंसर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा गया है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि ये क्या है, गुनाहों का देवता देखिए किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं, यानी कि ए वाला हमारा राइट ऑप्शन होता है। और इस प्रकार से हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को रूबरू जरूर होंगे ये क्वेश्चन, यानी कि देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक, तो जो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जितने भी बताएंगे सभी इंपॉर्टेंट, सभी प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। हाँ, बता दें जो आप लोग जनवरी में पेपर देंगे, यानी कि आप लोग जो जनवरी में पेपर देंगे उसमें प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी लेते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि चिंतामणि निबंध विधा संग्रह है, यानी कि ये जो निबंध विधा संग्रह है किसकी संग्रह है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, यानी कि ए वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा जो पूछा गया है क्या कि गबन उपन्यास है, यानी कि गबन किसकी उपन्यास है, तो वो मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 5 हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये 5 इंपॉर्टेंट जो नंबर थे आप लोगों का भी कंप्लीट करा दिया। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो छठा क्वेश्चन पूछा है कि आकाशदीप और ममता कीर्त है, यानी कि ये कीर्त किसकी है, तो ये जो कीर्त है जयशंकर प्रसाद जी की है। ये हमारा ए वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 7वां क्वेश्चन कहा गया है कि कलम का सिपाही की रचना है, यानी किस रचना देखिए क्या, कलम का सिपाही की रचना किसने की है, तो इसकी जो रचना की है किसने की है हमें ये बताना है। तो इसकी रचना जो किए हैं कौन, अमृत राय जी की किए हैं, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का जो सही आंसर होगा वो अमृत राय हो जाएंगे, कलम और सिपाही की रचना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित यानी कि लिखी गई पत्रिकाएं हैं, यानी कि उनकी द्वारा लिखी गई कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस है, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो 9वां कहा है क्या कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, यानी कि सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा
छायावादी युग के प्रमुख लेखक इसमें कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा जो रचित आत्मकथा है वो मेरी असफलताएं हैं, यानी कि सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, यानी कि जो अजात शत्रु है वो किस विधा की रचना हमें बताना है। तो जो अजात शत्रु हो वो नाटक विधा की रचना है, यानी कि सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाटक विधा की रचना अजात शत्रु। और फिर 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि तितली उपन्यास है, यानी कि तितली उपन्यास किसकी है? तो वो जो है जनशंकर प्रसाद जी की है। ये हमारा सी ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्या 13वां जो क्वेश्चन पूछा गया हिंदी साहित्यिक में शुक्ल युग की समय सीमा है, यानी कि शुक्ल युग की सीमा जो मानी जाती है 1919 से ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये वाला भी कंप्लीट होता है। जो चौथा क्वेश्चन पूछा है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरी आत्मकथा, देखिए यहाँ पर आत्मकथा हो गया तो ये जाहिर सी बात है, तो आत्मकथा वो यानी कि आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15वां क्या कह रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं उसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर 16वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम जो है वो किसकी रचना है हमें ये बताना है। तो ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। जो 17वां क्वेश्चन कहा गया है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो उसके लेखक वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, देखिए बी ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा। और यानी कि 20 नंबर एमसीक्यू में भी पूरा करवाएंगे आप लोगों का, और 70 में 70 नंबर तो ये गारंटी लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कोई नहीं रोक सकता है अगर आप लोग अच्छे देखते हैं समझते हैं। ठीक, तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 18वां जो कहा है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं, यानी कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएंगे ये भी जयप्रकाश भारती जी हैं, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 18वां का। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो 19 वाला कहा है क्या कि नील का निर्माण किसकी रचना है, यानी कि नील का निर्माण किसकी रचना है हमें ये बताना है बस, और कुछ नहीं इसमें बताना है। तो वो हरिवंश राय बच्चन जी की है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील का निर्माण किसकी रचना? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो ठूठा आम किस विधा की रचना हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो है उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ठूठा आम किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहा है क्या 21 वाला कहा है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं, यानी कि इसके चित्र के रचनाकार कौन है? भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं भगवती चरण वर्मा जी हैं, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी। ठीक, फिर हमारा 22 वाला क्वेश्चन पूछा है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन हैं ये हमें बताना है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और जो अगला क्वेश्चन हमारा 23 वाला कहा कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 24 वाला कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो उसे पहचान कर हमें लिखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुनाहों के देवता उपन्यास के लेकर डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, यानी कि हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है 25 वाला कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये जो है कहानी विधा की रचना है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये तो कहानी विधा की रचना है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि हास्य रस का स्थायी भाव होता क्या है? यानी कि देखिए हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य का मतलब होता है हंसी, तो इसीलिए हो जाएगा हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। और देखिए करुण रस की बात की जाती तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर और बता दे रहे हैं आप लोग को।
करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। यानी कि हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन कर देंगे। अगर अकॉर्डिंग टू आप लोग पेपर में करुण रस की इसकी जगह पे रख देगा तो शोक पर लगा दीजिएगा, नहीं तो यही अगर क्वेश्चन आएगा तो हास पर लगा दीजिएगा। ठीक, ये हमारे यहाँ पर होते हैं 2 नंबर कंप्लीट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 27 क्वेश्चन पूछा है क्या है, चलिए देख लेते हैं। और जो हमारा 27 वाला क्वेश्चन कहा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। तो देखिए इसमें शोक की बात की जा रही है। कौन सा रस है, तो इसमें शोक की बात की जाएगी, तो इसमें करुण रस है। ठीक, और देखिए यहाँ पर अगर एक और दे देता है कि हाथी जैसी दें और गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। तो यहाँ पर जो हंसी हमारे भावनाओं में उत्पन्न हो रही, तो हास्य रस इसमें हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ करके लगा दीजिएगा। और इस यहाँ पर जो है खग मधुकर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है, तो इसमें करुण रस है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आज गया कि 29 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, रानी राजा में कौन सा समास है, तो इसमें बताना है। आप लोग को एक ट्रिक बता दें, अगर इस प्रकार से योजक चिन्ह बीच में जोड़ने का काम करेगा तो द्वंद्व समाज होगा। ठीक, जैसे कैसे क्या होता है, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक, दिन रात, सुबह शाम, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है द्वंद्व समाज है। योजक चिन्ह जिसमें प्रयोग किया जाएगा द्वंद्व समाज होगा। बस इतना दिमाग में फिट कर लीजिएगा, कोई भी आएगा इसी प्रकार से लगा दीजिएगा, द्वंद्व समाज का टेंशन खत्म। ठीक, इस प्रकार से ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमारा 30 वाला क्वेश्चन कहा है क्या अग्नि का पर्यायवाची है, यानी कि अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची जो होता है अनल भी होता है, पावक भी होता है, आग भी होता है, ज्वाला भी होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी लगा देंगे। ठीक, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 31 वाला जो है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा, यानी कि स्वागतम का संधि विग्रह क्या होगा, तो सु प्लस आगतम होगा, यानी कि सु प्लस आगतम होगा। ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्त एक वचन में रूप होगा, यानी कि इसका रूप क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फले हो जाएगा, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 33 वाला क्वेश्चन क्या कहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। जो नदाम है वो किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसका जो 33 का सही आंसर होता है ये जो है सप्तमी विभक्त एक वचन है। आप लोगों को बता दें ज़्यादातर इसमें सप्तमी विभक्त एक वचन ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि फलेश किस विभक्त व वचन का रूप है। जो फलेश है वो किस विभक्त और वचन का रूप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भी सप्तमी विभक्त बहुवचन का है। ठीक, यानी कि बी वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 वाला जो कहा है क्या कि देखिए क्या कहा गया है कि 35 वाला कि आपटत किस लकार का रूप है। तो आपटत जो है लट लकार का रूप है, यानी कि लट लकार का रूप है, यानी कि ए वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर हम 30 MCQ में 30 बहुविकल्पीय प्रश्न में आप लोगों का 20 नंबर पक्का करा दिए। 20 नंबर आप लोगों का एकदम कंफर्म हो गया, कोई नहीं रोक सकता अगर 30 MCQ आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो। लेकिन रुकिएगा मत, अभी इतना मतलब खुश मत होइएगा, और भी आगे आप लोगों का नंबर कंफर्म कराएंगे। यानी कि 20 नंबर कंफर्म हुआ है तो 50 नंबर की भी गारंटी लेते हैं। ठीक, 20 MCQ का होता है तो 20 वर्णनात्मक प्रश्न का आप लोगों का कंप्लीट कराने का गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश से आते हैं, जो कि हमारा पहला गद्यांश है 6 नंबर का। ये जो बोर्ड में पीछे पूछे जाएंगे 6 नंबर में पूछे जाएंगे गद्यांश और पद्यांश। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर वाइज आप लोगों को बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज बताते चलेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन क्या कहा है, गद्यांश जो महत्वपूर्ण हमारा है 6 नंबर, ये भी कंफर्म कर लो। इसी में एक गद्यांश नहीं बताएंगे, सभी चैप्टर का बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला जो कहा है क्या कि
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीत और सद्वृत्ति की नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष, ये हमारा रेखांकित अंश हो गया, ठीक। क्या आगे है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया ये कहाँ से लिया गया, कहाँ से, मित्रता से लिया गया। कहाँ से, ये जो लिया गया मित्रता से है, यानी कि पहला चैप्टर है ना, यानी कि चैप्टर वाइज गारंटी लेते हैं, आप लोग को बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये जो लिया गया मित्रता से लिया गया है। और आप लोगों को बता दें कि जो गद्यांश है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, प्रस्तुत अवतरण, और इसका उत्तर भी बताएंगे। ये नहीं ऐसे छोड़ दिया आप लोग देख लो इसको सॉल्व कर लो, नहीं, आप लोगों के भरोसे पर नहीं छोड़ेंगे, हम उसके गारंटी लेते हैं सभी आंसर बताने का। और फिर देखिए पहला क्वेश्चन जो कहा है क्या कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। बा वाला जो क्वेश्चन दूसरा पूछा कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि हमें इसका व्याख्या करना है, तो व्याख्या भी 2 नंबर का, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर ये हो गया। और फिर अगला जो है सा वाला कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, ये भी बताइएगा 2 नंबर में। टोटल 6 नंबर दिया गया है। तो आप लोगों को आ और बा और सा, चलिए बता देते हैं आप लोगों को, इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक। स्क्रीन पर दिखाकर बताएंगे एंड समझाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग उत्तर आ डालिएगा, संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा और क्या लिखिएगा, संदर्भ, यानी कि आप लोगों को संदर्भ बताना हमारा फर्ज। उसमें सिर्फ पाठ और लेखक का नाम पूछा, क्या पूछा गया है देख सकते हैं इसमें, पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम मित्रता हो गया और लेखक का नाम क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होगा। हमारा 2 नंबर कंप्लीट होगा। लेकिन संदर्भ भी बता देते, हमारा फर्ज बनता है कि आप लोगों को एक ही क्वेश्चन ना बताए, उसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी को बताया जाए, ठीक। चलिए इसका अब संदर्भ बता देते हैं। वैसे आप लोग को बता दें इसका संदर्भ जो होगा, क्या लिखिएगा, संदर्भ हेडिंग डालिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर ये भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को बोर्ड में या किसी भी पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में ये पूछा जाए संदर्भ, तो इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता, ठीक। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या कर दीजिएगा कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, और जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर में स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, और उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता और सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। ये होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। और फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि युवा पुरुष को संगत के बारे में क्या कहा गया है 2 नंबर में। तो चलिए बता देते हैं, युवा पुरुष के संगत के बारे में यही कहा गया है क्या कि युवा पुरुष के संगत, देखिए युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, यानी कि आगे बढ़ाएगी, ठीक। ये भी हमारा होता है टोटल 6 नंबर कंप्लीट। और नहीं, अभी नहीं होता, अभी और भी देख लीजिएगा, तब होगा कंप्लीट, जब गद्यांश कंप्लीट होगा तब। ये था हमारा पहला गद्यांश। और चलिए दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश क्या कह रहा है, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं क्या कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों की मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि को ढूंढता है, और धीर जो होता उत्साही का ढूंढता है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस चलता है। तो ये देखिए मित्रता प्रयोग हो गया तो मित्रता ही है, यानी कि ये जो दूसरा गद्यांश इंपॉर्टेंट है। इसमें चलिए देख लेते हैं, प्रस्तुत उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये यहाँ पर संदर्भ पूछ लिया है 2 नंबर में। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर में पूछ लिया है। फिर क्या है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित क्या होते हैं, यही आप लोगों के 6 नंबर का क्वेश्चन है। आसान वाला आप लोगों को बताएंगे, सीधा दिमाग में बता देंगे और आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक।
देखिए आप लोग ये नहीं बता रहे हैं कि हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग ऐसे सुन ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना, आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है। आप लोगों को रफ में या कॉपी में किसी में भी चीज़ों में ये याद लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। चाहे आप आंसर ही लिखे, आप लोग को गद्यांश में वो रहेगा, टिक भी लगा लीजिएगा अपने किताब से या विद्या से, ठीक। और फिर देखिए संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में एक संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये भी हमारा संदर्भ लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि देखिए बा वाला जो पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है इसमें, तो इसमें क्या करना है देखिए कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियां समान हो, वरना विभिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी को और निर्बल शक्ति की और तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्त की और आकर्षित होते हैं, जिससे कि वह उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। ये हमारा 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट होता है, ठीक। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो सा वाला है कि विभिन्नता, देखिए इसमें सा वाला मतलब इसमें सा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले समझ लीजिएगा तभी बताएंगे, ठीक। कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए व्यक्ति एक दूसरे की और क्या देखकर आकर्षित होते हैं, यानी कि तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। या आशय यह है कि व्यक्ति को जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, जैसे चंद्रगुप्त और विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। टोटल ये भी 6 नंबर कंप्लीट होता है आप लोगों का दूसरे गद्यांश में। चलिए बढ़ते हैं कौन से गद्यांश में, तीसरे गद्यांश में, जो कि दूसरे चैप्टर से है। पहले ही बता दे रहे हैं दूसरे चैप्टर का ये गद्यांश है। देखिए क्या है, ये ममता वाले चैप्टर से कहती हैं गद्यांश कैसा है आप लोगों का। इस ऐसे किताब में भी होगा, कहीं हम बाहर से नहीं लाए हैं, किताब में ढूंढ करके लाए हैं। ये बोर्ड कॉपी में इतनी बार आए हैं कि हर एक स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन बताते हैं रट लेते हैं, ठीक। देखिए क्या है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा विरोध इतना साथ, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये यहाँ पर देखिए ये कौन सी बात हो रही है, ये ममता की बात हो रही है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये हमारा प्रश्न पूछा गया है। तो और भी अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सेम प्रोसेस है आप लोगों का। ये टोटल हो गए 4 नंबर यहाँ से। और साथ में जो पूछा गया क्या कि अपने पिता को कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरोध लगा, ये बताना है। और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरोध लगा, ये सा का दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग को सर्वप्रथम संदर्भ पूछा, संदर्भ बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मित्रता टाइपिंग हो गया, तो यहाँ पर ममता नामक पाठ से लिया गया। आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा। ममता जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक। ये हमारा होता है ये वाला कंप्लीट 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर ममता है चैप्टर का नाम और जयशंकर प्रसाद वो लेखक का नाम है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग को इस जो गद्यांश है इसमें देखिए दो रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है, यानी कि 2 रेखांत 2 लाइनें खींची गई है छोड़ कर। तो यहाँ पर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए पहले में लिखिएगा प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें क्या लिख दीजिएगा कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रत हो गई और वह अर्थात प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतना धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक। भगवान की इच्छा के विरोध अपने या बहुत दुस्साहस
किया है, यानी कि बहुत गलत काम किया है। ये होता है हमारा प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि हमें क्या करना है, ये वाला करना है। क्या, यहाँ से लेकर के फेर दीजिए, मैं काँप रही उसकी आंखों को चमक बना रही है, ये वाला करना है। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। ये प्रथम हो गया कंप्लीट। जो द्वितीय था, देखिए कि द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता ने शेरशाह सूरी से उत्कोच यानी कि घूस के रूप में स्वीकार किए थे। इनके पिताजी, ममता के पिता ने शेरशाह सूरी से उत्कोच यानी कि घूस के दलाली के रूप में स्वीकार किए थे। उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है, यानी कि विपत्ति का कारण होता है। यही हमारा द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या होता है। ये भी हमारा नंबर होता है कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पर सा का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन क्या है आप लोग समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन को भी बता दे रहे हैं। देखिए कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरोध लगा। तो यहाँ पर देखिए, और फिर दूसरा रेखांक किस कार के ईश्वर के विरोध लगा, यानी कि दोनों विरोध की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं उसका। देखिए, अपने पिता के द्वारा शेरशाह सूरी से उत्कोच यानी कि घूस के रूप में लिया गया स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरोध लगा, ये वाला कंप्लीट होता है। और प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह सूरी से घूस लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरोध बताया है, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए चौथा गद्यांश जो है कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया और मैं आज इसी को छोड़ने जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम के लिए जाती हूँ। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोगों को ये भी तैयार कर लेना है। जितना बता रहे हैं सभी को तैयार करके चलिएगा, आप लोग नोट करके चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका संदर्भ लिखना है। सेम प्रोसेस है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि इसका व्याख्या करना है हमें। फिर चिर विश्राम का क्या आशय है, यानी कि चिर विश्राम गृह का क्या आशय है, ये हमें बताना। तो संदर्भ सेम प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलिप्त ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 नंबर ये होता है कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने के आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था, यानी कि सैनिक को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस भय से भयभीत रही कि वह कहीं मैं अपने इस मामूली घर से बेघर ना हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम इसका मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ उसे अंतकाल तक विश्राम प्राप्त होगा। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। चिर विश्राम का क्या आशय है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। चिर विश्राम का आशय चिर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जहाँ मनुष्य अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसे गृह जिसका अस्तित्व अंतहीन समय तथा बना रहे और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। ये भी हमारा होता है कंप्लीट। फिर अगला देखिए क्या है, और हमारे ये गद्यांश के 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर इतना तैयार करते हैं तो, और ये 6 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। नंबर पक्का हो गया 6 नंबर ये वाला भी। और महत्वपूर्ण पद्यांश के क्या आते हैं, ये भी 6 नंबर में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को बताएंगे। ठीक, क्या है कि यहाँ पर पद्यांश को पढ़ लेते हैं। ये पद्यांश भी उसी प्रकार पूछे जाते हैं। क्या है कि ये ऊदो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को
अवरोध ईश, इंद्री शिथिल भई केशो बिनु ज्यों दे बिनु शीश, आशा लगत रही तन श्वासा ज्यों कोटि बरीस, तुम तो शाखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, असुर हमारे नंद नंदन बिनु अब नहीं जगदीश। ये गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बता रहे हैं, बस आपको पढ़ना है लिख करके, और आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाना है, यानी कि मान लीजिए 100 में 100 नंबर लाना है हिंदी में। ठीक, आप लोगों का ये बता दे रहे हैं। चलिए बता देते हैं, इसमें यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए, यानी कि ससंदर्भ हिंदी व्याख्या करना है। और उद्धव जी के मथुरा से क्यों आए थे गोकुल, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे ये बताना है। 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहला जो उत्तर में बताइएगा क्या कि यह पद श्री, संदर्भ में लिखिएगा कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलिप्त पद शीर्षक से उद्धृत है। ये हमारा होता है कंप्लीट। ठीक, ये वाला होता है 2 नंबर, ये इसमें भी कंप्लीट होता है। फिर उद्धव जी, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं, इसका भी आंसर से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को उसके बताने से पहले आपको प्रसंग जान लीजिएगा, क्या कि प्रसंग भी लिखना होता है, क्योंकि ये पद्यांश, इसमें प्रसंग भी होता है। क्या लिखेगा कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सारांश अंश है। ये हमारा प्रसंग हो गया कंप्लीट। फिर इसका आंसर लिख दीजिएगा क्या, क्यों चले आए तो श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्याधिक व्याकुल थी, और उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए, और गोपियाँ योग के शिक्षण ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव को समक्ष व्यक्त करती हैं, तो व्यक्त कर देती हैं। यही आपका आंसर है। चलिए अगला गद्यांश की ओर बढ़ते हैं, इसका व्याख्या भी कर लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन एक और पूछा गया है, 3 क्वेश्चन रहते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इस पद्यांश का व्याख्या करना, तो व्याख्या भी जान लीजिएगा, आप लोग को समझा दे रहे हैं। व्याख्या देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी कितने मन हैं, 1 मन है, और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताते गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना करना असंभव है। ठीक, असंभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से आवश्यक लौटेंगे, और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, यानी कि शाखा श्याम सुंदर के, ठीक, मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी कि मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं इस पर क्या कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उसी के परम उपासका है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। और फिर क्या देखिए, उद्धव जी गोपियों को मिलन से संदेश देने के लिए मथुरा गोकुल आए थे। ये हमारा दूसरा वाला राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा पद्यांश पूछा गया क्या कि सुनी सुंदर की बेने सुदा, देखिए क्या है, सुनी सुंदर बेने सुदा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैने सैने तिने समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी तेहि ओस सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिंगसी मनो मंजुल कंज कली। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है आप लोगों का, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ व्याख्या हिंदी में व्याख्या करना है, यानी कि संदर्भ भी बताना है, प्रसंग भी बताना है इस पद्यांश का, और व्याख्या भी करना है। ठीक, समझिए ना। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुरूप है, ये हमें बताना है।
कि चलिए इसका पहले क्वेश्चन संदर्भ बता देते हैं पद्यांश का। तो इसमें देखिए या मतलब संदर्भ का पद्यांश बता देते हैं। देखिए इसमें लिखिएगा कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वनपथ से शीर्ष से अवतरित है। ये हमारा संदर्भ लिखकर कंप्लीट होता है। प्रसंग में लिख दीजिएगा, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं से प्रश्न का उत्तर देते हुए सीता को अपने हाव भावों से श्री राम के विषय में सब कुछ बताती हैं। ये भी हमारा प्रसंग कंप्लीट होता है। व्याख्या की बात की जाएगी तो व्याख्या भी बता देंगे। देखिए क्या है कि व्याख्या, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछती हैं, ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं और सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया और उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने या स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत में ये राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पिता हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य में को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम को सरोवर राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। यह हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अनुराग तराग का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका बता देते हैं, प्रेम रूपी सरोवर। इसका अर्थ क्या है, प्रेम रूपी सरोवर। किसका, अनुराग तराग का जो अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर है। ये भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर चलिए अगला पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश देखिए क्या पूछा गया है। जो हमारा अगला पद्यांश है कि अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, फिर आगड़ित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में और इनका व्याख्या भी करना है। कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। सर्वप्रथम संदर्भ बताते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग बताते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या बताते हैं, फिर आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताते हैं। देखिए संदर्भ में लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह के स्वपन से ली गई है। ये हमारा क्या होता है, संदर्भ लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का हमारे वो बताना है, क्या प्रस्तुत प्रसंग बताना है। तो देखिए प्रसंग भी देख लीजिएगा, आप लोग बता दे रहे हैं कि कवि ने इस पंक्ति में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। ये हमारा प्रसंग लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा गया। त्रिपाठी जी की तुम अपने उन पूर्वजों को व्याख्या में लिख दीजिएगा। त्रिपाठी जी यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी की तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है कि ये हो तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वो हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य के तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था और हमारे पूर्वजों को विजय घोषों के युद्ध गर्जनों को भी आकाश को भी अनगणित बार सुन चुका था। तात्पर्य इसका यह है कि हमारे पूर्वजों को पवित्र चरित्र और प्रताप यश यानी कि प्रताप यश वैभव युद्ध और क्या है कौशल आज सभी कुछ अद्भुत के अभूतपूर्व था, यानी कि अभूतपूर्व था। ये भी हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कवि ने दिवाकर शब्द को क्या मतलब किसको कहा है। तो कवि
कवि ने दिवाकर को सूर्य और निशाकर को चंद्रमा कहा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों कहा है। ये भी हमारा लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन, जो अगला पद्यांश है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्यागे बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, और आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती विकसित। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मनुष्य के बारे में सभी जितने भी गुण होते हैं उनके बारे में कहा दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका संदर्भ क्वेश्चन जो पूछा बता देते हैं। इसमें पूछा प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है। उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया ये भी बताना है। तो चलिए बता देते हैं। संदर्भ में लिख दीजिएगा क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ये भी कंप्लीट होता है। फिर प्रसंग में लिख दीजिएगा कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे प्रेम देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। यह प्रसंग हो गया हमारा। और फिर जो व्याख्या में क्या लिख दीजिएगा कि कवि कहता है, यानी कि डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं क्या कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मा त्याग की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को निछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, और त्याग से ही प्रेम को प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्बल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावनाओं से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, और आत्मा के विकास के मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास का मनुष्य का विकास करना चाहिए। ये रेखांकित अंश की व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या बता करके कर दिए कंप्लीट। और अगला क्या पूछा गया है, यह भी हमारा पद्यांश में भी 6 नंबर होता है कंप्लीट। 6 12 नंबर इधर कंप्लीट होगा, 20 उधर, यानी कि 20 और 12 कितना हो गया 32 नंबर यहाँ तक आप लोगों को जहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं 32 नंबर आप लोगों का कंप्लीट करा दिया है, और आगे भी कराएंगे। देखिए क्या है आगे जो हमारा है कि देखिए कि यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है ये भी 5 नंबर में आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा, यानी कि कितने नंबर में पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा ये जो इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए क्या है संस्कृत का पद्यांश कि यम नगरी विविध मरणम संडलम अस्तली महात्मा बुद्धम तीर्थम पार्श्वनाथम शंकराचार्यम और कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा भाव महात्म अगत्य सौवन विचारणम प्रसारणम न केवल दर्शनम साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रम अपि इयम नगरी विविधानम कलनम और शिल्पानम च कीर्ते लोके विशुष्टा अगत्यम कौशल सटिका और देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। ये जो हमारा लिया गया है इसमें क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर संदर्भ देखिए क्या पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिखा गया है। संदर्भ भी आप लोगों को लिख दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से संदर्भ हो गया। और देखिए इसमें अनुवाद की बात की जाएगी। प्रसंग भी अगर आपको आएगा तो बता दीजिएगा, हम बता रहे हैं वैसे आप लोग करिएगा। ठीक, प्रसंग भी कोई नहीं लिखते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं कोई 1 2 लिख देते हैं, प्रसंग कोई जानते ही नहीं है। स्कूल में जल्दी नहीं बताते हैं, क्या बताएं हम आप लोगों को। ठीक, स्कूल में भी नहीं बताया जाके इसका प्रसंग किसी से पूछ लेंगे नहीं बता पाएंगे जल्दी। देखिए क्या है प्रसंग में लिख दीजिएगा, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिक तथा स्थिति के विषय में बताया गया। ठीक, ये प्रसंग हो गया। फिर अनुवाद में लिख दीजिएगा क्या कि यह नगरी विविध धर्मों का मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध तीर्थ कर और परशुनाथ शंकराचार्य और कबीरदास गोस्वामी और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों को प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्यिक और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं को शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है।
हैं कौन सी साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, यानी कि वाराणसी है तो बनारसी साड़ियाँ कहते हैं उसे। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है, यानी कि 5 नंबर इसमें भी आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे, वादा है ये वाला भी। और जो दूसरा हमारा गद्यांश पूछा गया है क्या, कि ऐसा करण बीरणम संस्कृतम और कुर्वहनम करण बीरम, और फिर क्या है देखिए ये वाला जो है हमारा, ये भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, उपासिका भारतीय संस्कृत उपास्य का। इसका चलिए आप लोग को संदर्भ बता देते हैं और वो बता देते हैं डायरेक्ट। देखिए क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिए क्या है कि प्रसंग में लिख दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृत के कर्मवीरों की, यानी कि कर्मवीरों को बताया गया है। ये भी हमारा कंप्लीट हो। अनुवाद में लिखिएगा क्या, कि यह कर्म संलग्न रहने वालों कर्मवीरों की संस्कृत है, यानी कि संस्कृत है, यहाँ कर्म रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और यही इसकी घोषणा है, यानी कि अनाउंसमेंट आया, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का नियम है, यानी कि किसकी, भारतीय संस्कृति का नियम है। ठीक। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है, और अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य, दूसरे का श्रम को शोषण त्यागने का योग्य है, यही हमारा कर्तव्य है। ये भी हमारा अनुवाद लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला देखिए क्या, यही दो आप लोग अगर तैयार करते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, यानी कि 5 नंबर ये भी आप लोगों का महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश से कंप्लीट होता है। चलिए महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश को देख लेते हैं, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए क्या है, किशोर गुरुत्तम भूमि, यानी कि ये वाला है पहला जो पद्यांश है, 5 अंक में ये वाला भी पूछा जाएगा। ये वाला चलिए बता देते हैं आप लोगों को। देखिए पहला वाला संदर्भ इसमें लिख दीजिएगा क्या, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, जीवन सूत्राणी से। और प्रसंग में लिख दीजिएगा क्या, कि इस श्लोक में यक्ष के प्रश्नों को और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। ये हो गया प्रसंग हमारा। और फिर क्या है अगला, कि अनुवाद कर देना इसका हिंदी। देखिए अनुवाद कर दिया, यक्ष युधिष्ठिर ने से पूछता है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छिड़, यानी कि दुर्बल छिड़ को बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अनुवाद भी इतना ही था। और अगला चलिए देख लेते हैं अगला पद्यांश क्या है। अगला पद्यांश जो है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृत अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनस्य, यानी कि ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका संदर्भ को बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि ये भी भारतीय संस्कृत वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संस्कृत से। ठीक। देखिए प्रसंग इसमें भारतीय संस्कृत के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह प्रसंग हमारा कंप्लीट होता है। फिर अनुवाद चलिए बता देते हैं। अनुवाद क्या है, कि मानव जीवन को संवारना, यानी कि दोषद को दूर करना संस्कृत है। और हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए, यानी कि प्रयास किए, और उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति है। यही हमारा ये अनुवाद हो गया, हिंदी अनुवाद। और चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों का, देखिए क्या क्या कंप्लीट यहाँ तक कराती हैं। 20 तो आप लोगों का MCQ हो गया, और 6 नंबर आप लोगों का गद्यांश का हिंदी का हो गया, और 6 नंबर आप लोगों का पद्यांश हो गया हिंदी का काव्य वाला, यानी कि। और फिर क्या है, और फिर देखिए 5 नंबर आप लोग का संस्कृत का गद्यांश हो गया, 5 नंबर इसका हो गया, यानी कि टोटल देखिए कितना नंबर हो गया यहाँ पर 42 नंबर आप लोगों का टोटल करा दिए कंप्लीट। कितना नंबर, 42 नंबर जोड़ते चलिएगा। आप लोग को जो कहे हैं उसको पूरा जरूर करेंगे। 42 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखिए महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, कि बंधनम मरणम वापि जयो वप, यानी कि जयोवच पराजया औभत्र समो वीरम, यानी कि एक श्लोक पूछा जाता है जो इस प्रश्न पत्र में, तो यही आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाए। सर्वे भवन्त सुखम, यानी कि 2 ही याद करना है, 2 नंबर कंप्लीट करना, कोई एक लिख दीजिएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी कि 44 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। और फिर आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, कि
ये भी पूछा जाता है कि ये 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, कि अपने क्षेत्र के व्याप्त गंदगी को कारण, यानी कि ये 2024 में नया हो गया है। व्याप्त कारण के उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों को जानकारी किसी दैनिक पत्र को संपादन करते देते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए राकेश शुक्ला यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या कि प्रधान मेरा मेरठ स्वच्छ मेरठ जागृत, इसी प्रकार से आप लोग भी लिख दीजिएगा। बिहार है तो आप लोग उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा जो आपका वो रहेगा। और मेरठ दिनांक 29 दिसंबर, यानी कि आप लोग अगर 22 फरवरी रहेगा 22 फरवरी लिख दीजिएगा। और फिर क्या 2024 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग भी लिख दीजिएगा। फिर आगे क्या करना है कि देखिए बिहार यानी कि विलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। मेरठ दिनांक, यानी कि यहाँ पर दिनांक वही डाल देना। और श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण होगा तो दैनिक जागरण, आज तक होगा आज तक, यानी कि कोई भी होगा। फिर मोहम्मदपुर दिल्ली रोड, यानी कि यहाँ पर, और मेरठ ये यहाँ पर ये कोड है, यानी कि 25,002 है ये कोड है मेरठ का। तो इसी प्रकार से आप लोग को ये वाला लिखा है। और यहाँ पर समस्याओं की बात की जाएगी, ये विशेष क्षेत्र की, यानी कि गंदगी से उत्पन्न समस्याओं को स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा में संबंध में, यानी कि लिखना है हमें। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखिएगा क्या, यहाँ पर महोदया का लिख दीजिएगा क्या कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारापुर, इसी प्रकार से लिखिएगा ब्रह्मपुरी और व्याप्त गंदगी तथा इसके दुष्प्रभाव की ओर से आकृष्ट करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जनवाणी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का कष्ट करें, यानी कि सभी के द्वारा सभी के लिए वो भेजे, ठीक। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां माध्यम और निम्न आय वर्ग के एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग रहते हैं और ये चारों और क्षेत्र का स्तर में उपेक्षित रहे हैं। इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान में पानी भर गया था तथा क्या हुआ, अधिकारियों से आग्रह कि इससे पूर्व क्या हुआ कि स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए। इस समस्याओं को अत्यंत गंभीर से लेते हुए तत्काल समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा दिनांक, फिर भावदीय लिख दीजिएगा। भावदीय देखिए नाम नहीं लिखना होता, XYZ आप लोग लिख दीजिएगा। बोर्ड की कॉपी में नाम नहीं लिखना होता, ठीक। ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप लोगों का देखिए क्या पूछा जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि ये आप लोगों का 4 नंबर, यानी कि कितना नंबर हो गया आप लोगों का टोटल जो हुआ यहाँ पर 4, यानी कि 44 पे पहुँचे थे। 4 नंबर ये हो गया 44 आप लोगों का हो गया। और 4 नंबर फिर हो गया आप लोगों का ये जो बताए हैं अभी, ये 44 नंबर। और 44 4 कितना हो जाएगा, 44 4 आप लोगों का 38 नंबर हो जाएगा। 38 नंबर, 38 नंबर नहीं, 44 और 4 48 नंबर हो जाएगा आप लोगों का टोटल। और हाँ, आप लोगों को बता देना 70 नंबर कैसे पूर्ण होगा। देखिए आप लोगों का जो रहेगा, देखिए गद्य का जो जीवन परिचय रहेगा किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। 2 का याद कीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा कन्फर्म। 5 नंबर यहाँ से 5 नंबर हो जाएगा आप लोग का 8 5 13, यानी कि कितना हो जाएगा 53 नंबर हो जाएगा। और फिर पद्य का भी हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का 10 नंबर जीवन परिचय में पद्य में जो आप लोग याद कीजिएगा, किसका याद कीजिएगा, ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग को बता दे रहे हैं। वो सूरदास जी का और तुलसीदास जी का 2 का इनका याद कर लीजिएगा पद्य में। टोटल आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। और 48 और 10 कितना हो जाएगा, 58 नंबर हो जाएगा, यानी कि 58 नंबर हो जाएगा यहाँ से। और फिर खंड काव्य भी हो जाएगा आप लोगों का लगभग 3 उन नंबर में हो जाएगा, यानी कि 60 नंबर यहाँ से हो जाएगा, ठीक। 60 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग चंद्रशेखर जो चैप्टर है आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रशेखर का आसित, इसी प्रकार से आप लोग पूछा जाता है। तो वो चैप्टर भी आप लोग तैयार कर लीजिए। चंद्रशेखर एक इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि चंद्रशेखर एक देशभक्त आसित। फिर इस प्रकार से पूछा जाता है कि वाराणसी किम केंद्रम स्थलम, तो वाराणसी संस्कृत भाषा का क्या केंद्रम स्थलम। इस प्रकार से 4 नंबर इसमें भी पूछा जाता है, यानी कि कितना नंबर ये हो गया, यानी कि आप लोग 58, यानी कि 62 नंबर टोटल हो गया। कितना नंबर, 62 नंबर यहाँ पर हो गया पूर्ण। और फिर क्या है, और भी आगे भी बता दे रहे हैं कौन सा और भी करना है। और फिर 62 और 9 नंबर आपका क्या है, निबंध है। जो निबंध है किस पर आप लोग को तैयार कीजिएगा, देखिए 1 नंबर 61 ही नंबर हुआ है, 61 नंबर और 9 नंबर ये, यानी कि 70 नंबर आप लोग का टोटल यहाँ पर कन्फर्म करा दे। निबंध सिर्फ तीन चीज़ों पर लिखिएगा, मेरा प्रिय कवि और ये मेरा पर्यावरण प्रदूषण पर कर लीजिए।
दीजिएगा और एक जो कर दीजिएगा क्या जनसंख्या वृद्धि पर, यही 3 आप लोग तैयार कीजिएगा। क्या हो जाएगा 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को 70 में 70 नंबर कंप्लीट यहाँ तक करा दिए हैं आप लोगों को एंड बता दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग को एक एक नंबर जोड़ करके बताएं एंड समझाएं। आप लोग का निबंध में 9 नंबर बोर्ड पेपर में आएगा। तो आप लोग को टोटल कैलकुलेट यानी कि आप लोग को गणना करके समझा दिए हैं और बता दिए हैं। ठीक, आप लोग अगर इसी प्रकार से तैयारी करते हैं, जो बताए हैं उतना अगर फॉलो करते हैं, तो आप लोग को 70 में 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और गद्यांश में जो आप लोग का है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लीजिएगा। और जो एक चैप्टर है वो सिर्फ वो जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग का यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और पद्यांश में वो सूरदास जी का कंप्लीट कर लीजिएगा और तुलसीदास जी का ये भी आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ से 10 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो नॉर्मल बात है। और खंड काव्य जो आपके जनपद में पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप लोगों का मुक्ति दूत होता है और ज्योति जवाहर होता है और भी होते हैं, यानी कि ज्योति जवाहर होते हैं। और यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को चरित्र चित्रण याद कर लेंगे तो 3-4 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर में वैसे पूछा जाता है तो 3-4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है रोकने से। तो खंड काव्य आप लोग को जनपद में जो पढ़ाया जाता है उसी को तैयार कर लीजिएगा। ये हम नहीं बताए हैं, यानी कि आप लोगों को ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और निबंध की बात की जाए तो निबंध आप लोग 3 चीज़ों पर तैयार कर लीजिएगा। यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग 3 चीज़ों पर कीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण पर याद कर लीजिएगा। ये 9 नंबर जो बता रहे हैं ना कोई नहीं रोक सकता। जितना 70 में 70 नंबर बताए हैं ना, जितना अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। ठीक, जीवन परिचय उनके रचनाओं को याद कर लीजिएगा। ठीक, और फिर मुक्ति दूत वाला यानी कि जो खंड काव्य है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चरित्र चित्रण याद कर लीजिएगा। इसको घोल करके पी लीजिएगा। ठीक, और समझ लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा हमारा खंड काव्य वाला। और फिर क्या है निबंध वाला, 3 चीज़ों 3 सिर्फ निबंध याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। कौन कौन सा देखिए, पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लीजिएगा, यानी कि इसका प्रस्तावना अच्छे तरीके से याद करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बना कर लिख दे, नहीं, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो उसमें फालतू दे दिया जाएगा तो उसको बना कर लिखिएगा, तब भी 9 नंबर का होता है। ये पर्यावरण प्रदूषण पे एक कर लीजिएगा। और जो दूसरा कीजिएगा किस पर कीजिएगा जानते हैं, जो दूसरा जो कीजिएगा ये क्या नाम है वो जनसंख्या वृद्धि पर कर लीजिएगा। और फिर जो तीसरा है क्या है, ये 2023 में हाल ही में पूछा गया था, मेरा प्रिय कवि पे लिखो, यानी कि मेरा प्रिय कवि, यानी कि आप लोग इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। यही आप लोगों से गुजारिश है। और जो बताते हैं कोरोना वायरस पे आएगा, कोरोना वायरस पे नहीं आएगा। अगर आएगा ना तो अथवा करके देखिए 4-5 दिए जाते हैं ऑप्शन में, किसी एक पर लिखना होता है। कोई इस पर नंबर कोई नहीं काटता है, गारंटी लेते हैं, खुद पर आजमाया हुआ ये बात है कि निबंध उबंध पर नंबर कोई नहीं काटते ना, जीवन परिचय पर कोई नहीं नंबर काटते। अगर आप लोग नाम जीवन परिचय में सही लिखे हो और सन अवस्थान का नाम अगर अच्छे तरीके से लिख लिए हैं तो आप लोगों का नंबर कोई नहीं काटता है। ये खुद पर आजमाया हुआ बात है। ठीक, तो यही आपका था। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हाँ, आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों को स्कूल में भी नहीं बताए होंगे कि ये आप लोगों से स्कूल में पूछा जाएगा। ठीक, यानी कि क्या पूछा जाएगा, आप लोगों का क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा। ये 4 नंबर में आएगा। कितने नंबर में, टोटल कैलकुलेट करके बताइए। 4 नंबर में आप लोग का आएगा। कैसे आएगा देखिए कि अपने क्षेत्र में, यही आप लोग से गुजारिश है, ये वाला आप लोग तैयार कीजिएगा। ये कोई नहीं बताते हैं, हाल ही में ये अपडेट हुआ है, यानी कि आप लोग उसका सिलेबस देखेंगे या मॉडल पेपर देखेंगे तब इसमें पाएंगे। ठीक, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों को जानकारी किसी दैनिक पत्र को संपादित किए। ये थोड़ी ना है कि अमर उजाला पे ही करे, यानी कि आज तक पर भी कर सकते हैं। जो आपको आएगा इसी प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से हम बताए हैं आप लोगों को सिर्फ मतलब गाँव का नाम बदल देना है और अपना नाम और डेट सिर्फ बदलना है। आप लोगों को उसी प्रकार से लिखना है और समझना है। ठीक, तो यही आपका था। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का कक्षा 10 में 100 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। और हाँ, आप लोगों को बता दें, अगर आप हिंदी में पास हो जाते हैं ना, तो हिंदी में अगर पास होते हैं तो आप लोगों को सभी विषय में पास कर दिए। अगर हिंदी में फेल होते हैं तो आप लोगों को सभी विषय में फेल कर दिए जाएंगे, भले ही 2-3 विषय में पास हो। तो आप लोगों को एक बार इसका समरी बताते, ये था महत्वपूर्ण श्लोक, यानी कि पूछा जाएगा आप लोग को क्वेश्चन, यानी कि इसका समरी बता देते हैं। चलिए 2-3 मिनट में आप लोग को जल्दी से, ये था यानी कि महत्वपूर्ण श्लोक आप लोगों से किस प्रकार से पूछा जाएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि श्लोक पूछा जाएगा, इस प्रश्न पत्र में लिखिए। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा महत्वपूर्ण श्लोक। और ये था आप लोगों का ये पद्यांश था, यानी कि पद्यांश भी आप लोग देख सकते हैं, ये पद्यांश आप लोग का था। तो इस पद्यांश आप लोग को इसको भी तैयार करना। 5 नंबर में पूछा जाएगा। जो गद्यांश पूछा जाएगा ये भी 5 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। और जो आप लोगों को ये पूछा जाएगा क्या, ये था ये पद्य का पद्यांश, यानी कि पद्य काव्य का पद्यांश जो पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को उससे 6 नंबर में पूछा जाएगा। और जो गद्यांश पूछा जाएगा वो भी 6 नंबर में पूछा जाएगा। और सभी आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से एक एक शब्द का अर्थ बताते चले हैं एंड समझाते चले हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दें कि 20 MCQ तो वही आप अगर पढ़ के जाएंगे ना, तो इतना कोई भी विद्या मत लीजिएगा, सही वही हिंदी का पढ़ के चले जाइएगा। तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। जितना नंबर बताए ना 70 में 70 नंबर नहीं, कोई नहीं रोक सकता। तो ये था पद्यांश और ये था महत्वपूर्ण पद्यांश, 6 नंबर ये भी फिक्स करा दिए हैं। और जो महत्वपूर्ण गद्यांश था इसको भी आप लोगों को बता दिया है। ममता मित्रता चैप्टर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आप लोगों को यही हमसे हम मतलब स्वयं से गुजारिश करते हैं। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को ममता मित्रता चैप्टर वाला, यानी कि जो गद्यांश बताएं वही सिर्फ पढ़िएगा बस, और फालतू मत पढ़िएगा। भारतीय संस्कृत वैसे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिएगा, वैसे फालतू पढ़ लेते हैं और वो पेपर में आता नहीं है, अथवा करके भी पूछता है। और देखिए यहाँ पर विकल्प भी एक एक का आंसर बता दिए हैं। यहाँ पर 30 विकल्प बताए हैं, जो कि आप लोगों का 35 विकल्प बताए हैं, जिसमें से आप लोगों का गद्यांश का था, रचनाएं थे, और आप लोगों को संस्कृत के थे, और आप लोगों को व्याकरण के थे, यानी कि सभी के थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए हैं एंड समझा दिए हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए हैं एंड समझा दिए हैं। तो आप लोगों का अगर इतना मतलब वीडियो को आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि जितने भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा, यही आप लोग से गुजारिश है। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा, हाँ उत्साह ज़रूर हमारा बढ़ाइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।